ठीक है। अच्छा देखिए, वर्ष 2014 में सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया था ताकि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार ने कई सारे सुधार किए, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ग्रीन इकोनॉमी में जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनमें जो लास्ट टॉपिक है वो मेक इन इंडिया है। और मेक इन इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सारी चीज़ें उसी से रिलेट होती चली आ रही हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और अधिक मजबूती देने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और अधिक तेजी लाने के लिए, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र में और अधिक तेजी लाने के लिए वर्ष 2020 में सरकार पीएलआई स्कीम लेकर आई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की हमने शुरू हम के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और जिसमें हमने पढ़ा था और जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि ये स्कीम क्या है। ठीक है, फिर इसके ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है, फिर हमने पढ़ा था कि भारत के जो विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र के साथ क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स विद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, और जिसमें हमने जाना था कि हमारा जो इंडियन गुड्स है, जो भारतीय सामान है, इंडियन गुड्स है, भारतीय सामान, वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्टली है और उसकी क्वालिटी लो है, यानी कि गुणवत्ता निम्न गुणवत्ता है और वो कॉस्टली है, यानी कि उसका जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जाना था कि पीएलआई स्कीम कैसे इस समस्या को दूर कर रही है। पीएलआई स्कीम कैसे कैसे इन दोनों समस्याओं को, कि जो हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली है और उसकी क्वालिटी कम है, इन दोनों समस्याओं को कैसे मतलब कि हैंडल कर रही है, दूर कर रही है। ठीक है, तो ये यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे कि पीएलआई स्कीम के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कोई भी योजना जो सरकार बनाती है शुरुआती चरण में वो एकदम परफेक्ट नहीं होती। तो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भी कुछ खामियां हैं, तो हम उन खामियों के बारे में देखेंगे और फिर हम ये जानेंगे कि उन खामियों को दूर करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आज हम एक नया टॉपिक भी शुरू करेंगे जिसको हम कहेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी हमारा जो लास्ट मेक इन इंडिया के बाद दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए यहां पर फॉरेस्ट शब्द का यूज किया गया है, या हिंदी में आप जिसको कहेंगे कृषि वनिकी। तो कृषि वनिकी में मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जंगल की बात हो रही या वन की बात हो रही। कुल मिला के यहां पर जो है खेती के साथ, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि खेती के साथ साथ जो है ना पेड़ों को भी लगाया गया है। और ये पेड़ जो है ना फल देने वाले हो सकते हैं, टिम्बर यानी लकड़ी देने वाले भी हो सकते हैं, या जड़ी बूटी देने वाले पेड़ भी हो सकते हैं। तो जो भी उपयोगी पेड़ हैं, तो फसलों के साथ साथ खेती के साथ साथ इन पेड़ों का भी कल्टीवेशन किया जा रहा है। प्लस इसके साथ साथ जो है ना एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, यानी कुल मिला के अगर आप इसको कहें तो एग्रो फॉरेस्ट्री में जो हम पढ़ेंगे अभी आगे, तो एग्रो फॉरेस्ट्री में एक ट्रायंगल सा बनेगा। उस ट्रायंगल के अंतर्गत, ठीक है, फार्मिंग भी होगी यानी कि खेती, फिर उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, पशुपालन भी होगा,
और साथ में फॉरेस्ट्री यानी कि वनिकी। और फॉरेस्ट्री शब्द जहां भी आए तो आप उसको जो है ना ये ध्यान रखिएगा कि पेड़ भी लगाए जाएंगे, फसल के साथ साथ पेड़ भी लगाए जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों का समामेलन जब होता है तब हम इसको कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वनिकी। कृषि वनिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम आज ही की क्लास में कंप्लीट करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो अब सबसे पहले हमने जहां पर लास्ट क्लास को छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं। तो अब हम आज देखते हैं कि पीएलआई स्कीम यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के साथ क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रॉब्लम्स विद पीएलआई स्कीम। प्रॉब्लम्स विद पीएलआई स्कीम। हेडिंग रहेगी प्रॉब्लम्स विद पीएलआई स्कीम। पीएलआई को फुल फॉर्म क्या कहेंगे? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना। ठीक है, और इसको हिंदी में कहेंगे कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के साथ समस्याएं। हिंदी में लिख लीजिए, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के साथ समस्याएं। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई ना कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ये पीएलआई स्कीम लाई गई थी। ठीक है, क्योंकि हम जो हमारी सरकार का जो विजन है वो ये है कि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में कन्वर्ट किया जाए, एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में कन्वर्ट किया जाए, ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, हमारा जो इंपोर्ट पर जो हमारी डिपेंडेंसी है, आयात पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, फिर क्लियरेंस के क्षेत्र में, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के क्षेत्र में, डिजिटलाइजेशन को लेकर और बहुत सारे काम किए हैं। फिर हमारा जो हमारा एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश, उसको आकर्षित करने के लिए भी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, ई बीज पोर्टल, तो ये सारे काम भी सरकार ने किए हैं। उसके बाद सरकार ने जो है जो निवेश की सीमा है उसको बढ़ाया है, जैसे रक्षा क्षेत्र में जो है 100% तक कर दिया है गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ, और अगर 74% तक अगर इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो उसको ऑटोमेटिक रूट से ही उसको लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम विस्तार से कि क्या रूट है, मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उसके साथ क्या समस्याएं हैं, और उसमें जो है ना क्या अचीवमेंट हमने अभी तक किया है, और उसके बाद आगे उसमें और क्या किया जा सकता है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेक इन इंडिया में। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं पीएलआई स्कीम, जो हमारा पिछला कुछ रह गया था, पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं। पीएलआई स्कीम क्यों लाई गई 2020 में? ताकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और मजबूती दी जा सके, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को और तेजी दी जा सके, विनिर्माण की गतिविधियों को और तेजी दी जा सके, साथ ही साथ विदेशी निवेश को और आकर्षित किया जा सके। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब प्रॉब्लम्स क्या हैं इसको नोट करना शुरू करिए। पहली समस्या तो एक जो मैंने आपको बताया था मोबाइल इशू, कि मोबाइल की असेंबलिंग पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मोबाइल और इसके कंपोनेंट्स, इसके पुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग पे प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा, यानी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है, इसको पीएलआई स्कीम के तहत कवर नहीं किया गया है, बल्कि मोबाइल की असेंबलिंग को कवर किया गया है। तो एक तो पहला दोष तो यही हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने मोबाइल इशू पीछे विस्तार से लिखा दिया है। ठीक है, तो आप उसको वहां से पढ़ लीजिएगा, और यहां पर जस्ट मैं लिख दे रहा हूं कि मोबाइल इशू। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम क्या है? मोबाइल इशू, और वो इशू है क्या? पीएलआई इज टू बी गिवन फॉर
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। इंस्टेड ऑफ असेंबलिंग इट। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए कि मोबाइल एवं उसके पुर्जों के विनिर्माण पर, मोबाइल एवं उसके पुर्जों के विनिर्माण पर पीएलआई यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ना कि मोबाइल की असेंबलिंग पर। ठीक है, ना कि मोबाइल की असेंबलिंग पर। हिंदी में लिख लिया, मोबाइल एवं उसके पुर्जों के विनिर्माण पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ना कि मोबाइल की असेंबलिंग पर। तो पहला तो ये इशू हो गया, पहली प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स। जो मापदंड हैं, जो मानक हैं पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, वो मानक बहुत जटिल हैं। तो जो ज्यादातर कंपनियां उन मानकों को पूरा कर ही नहीं पाती हैं, और जब वो कंपनियां उन मानकों को पूरा नहीं कर पाती हैं तो उनको पीएलआई स्कीम या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसमें लिख लीजिए, मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू नॉट गेट benefit of PLI scheme because they don't fulfill the requirements या पैरामीटर्स, या पैरामीटर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पैरामीटर यानी कि जटिल मापदंड, हिंदी में लिखिए उसको, जटिल मापदंड। ठीक है, अब जटिल मापदंड होने की वजह से क्या हो रहा है कि हिंदी में लिखिए अब इसको, अधिकांश कंपनियां उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं ले पाती हैं। अधिकांश कंपनियां उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं ले पाती हैं क्योंकि वे आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वे कंपनियां आवश्यक मापदंडों को पूरा करने में असमर्थ रहती हैं। ठीक है, अब तीसरी प्रॉब्लम क्या है पीएलआई स्कीम के साथ? तीसरी प्रॉब्लम है कि जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, मतलब रोजगार सृजन के बारे में जितना सोचा गया था, कि अब जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत यह सोचा गया था कि वर्ष 2025 तक 10 करोड़ रोजगारों का सृजन होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लेकिन 10 करोड़ रोजगार का सृजन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें भी पीएलआई स्कीम के तहत भी यही सोचा गया था कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़ेगा, उत्पादन की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, तो उत्पादन जब ज्यादा होगा तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना हुआ नहीं। ठीक है, तो तीसरी समस्या क्या है? लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, हिंदी में लिख दीजिए, कम रोजगार सृजन लिख दीजिए, या रोजगार सृजन का कम होना, कम रोजगार सृजन। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है
कि पीएलआई योजना के अंतर्गत बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया है और बड़ी कंपनियों में ज्यादातर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ज्यादातर उत्पादन गतिविधियां ऑटोमेटिक तरीके से होती हैं, तो वहां पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम होती है। जबकि अगर देखा जाए तो हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र, ये सबसे ज्यादा रोजगार सघन क्षेत्र है। मतलब इंडस्ट्रीज में जो या हमारी जो एक्टिविटीज हैं, अगर एग्रीकल्चर को छोड़ दिया जाए तो एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज्यादा रोजगार जो देता है वो एमएसएमई सेक्टर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र, एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा हमारा वो रोजगार देता है। और एमएसएमई सेक्टर जो है पीएलआई स्कीम के दायरे से बाहर है। और पीएलआई स्कीम के तहत केवल किसको शामिल किया गया है? केवल बड़ी कंपनियों को। और बड़ी कंपनियां अपने कंपनियों के अंदर ज्यादातर उत्पादन गतिविधियां वो ऑटोमेटिक तरीके से होती हैं, तो एक ये भी समस्या है। ठीक है, तो लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों है? ओनली बिग कंपनीज आर कवर्ड अंडर पीएलआई scheme and production activities in these companies are done through automatic methods। ठीक है, only big companies are covered under PLI scheme and production activities in these companies are done through automatic methods। ठीक है, तो हिंदी में लिख लीजिए, कम रोजगार सृजन का कारण क्या है कि पीएलआई योजना के अंतर्गत या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत केवल बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया है। बड़ी कंपनियों में ज्यादातर उत्पादन गतिविधियां स्वचालित तरीके से होती हैं, ऑटोमेटिक मेथड, और बड़ी कंपनियों में ज्यादातर उत्पादन गतिविधियां स्वचालित तरीके से होती हैं। ठीक है, तो ये एक समस्या हो गई पीएलआई स्कीम के साथ। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम के साथ हमारी जो तीन मेन समस्याएं क्या हैं? एक तो मोबाइल इशू है कि मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग को पीएलआई के तहत कवर नहीं किया गया है, बल्कि मोबाइल की असेंबलिंग को कवर किया गया है। और दूसरी हमारी जो समस्या ये है कि जो इसके पैरामीटर्स हैं वो बहुत जटिल हैं, तो इन जटिल पैरामीटर्स की वजह से इसमें जो कंपनीज हैं, ज्यादातर कंपनियां जो है ना पीएलआई स्कीम या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो पैरामीटर्स ही नहीं पूरे कर पाती हैं। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जितना उम्मीद की गई थी वो बहुत कम हुआ है, क्योंकि पीएलआई योजना उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत केवल बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया है और बड़ी कंपनियों में ज्यादातर उत्पादन गतिविधियां ऑटोमेटिक तरीकों से या स्वचालित तरीकों से होती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स है हमारी पीएलआई स्कीम के साथ। अब स्टेप्स क्या लेने चाहिए? स्टेप्स टू बी टेकन टू इंप्रूव पीएलआई स्कीम, हेडिंग डाल लीजिए, स्टेप्स steps to be taken to improve PLI स्कीम। ठीक है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ठीक है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम।
ठीक, लिख लिया हिंदी में। तो अब देखते हैं पहला क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट, प्रमोट, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शॉर्ट में लिखते हैं R&D, R&D, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू डेवलप टू डेवलप टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना। ठीक है, पहला क्या कदम उठाना चाहिए कि हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। भारत में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि रिसर्च और डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास कार्यों पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो एक्टिविटीज हैं उन पे बहुत कम पैसा खर्च होता है और उन पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है, इसीलिए हम तकनीकी रूप से पिछड़े भी हुए हैं। ठीक है, तो विकास एवं अनुसंधान कार्यों पे जो है कार्यों को और भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ताकि हम तकनीकी आधार पर हम अपने आप को विकसित कर सकें। ठीक है, तो हिंदी में लिख लीजिए कि विकास एवं अनुसंधान, विकास एवं अनुसंधान, ठीक है, को बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि या जिससे तकनीकी विकास हो सके। ठीक है, जिससे तकनीकी विकास हो सके। और दूसरा हमने देखा था कि एक तो तकनीकी रूप से हम पिछड़े हैं, फिर हमने जब देखा था कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा क्यों जाती है, हमारी लागत क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनसफिशिएंट है। ठीक है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ही पीएम गति शक्ति लाया गया है। ठीक है, जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, इनको डेवलप किया जा रहा है। पीएम गति शक्ति के तहत जो हमारे औद्योगिक केंद्र हैं उनको जो है ना कई मतलब हर तरीके के मॉडल से जोड़ा जा रहा है, कि रोड से भी जोड़ा जा रहा है, रेलवे से भी जोड़ा जा रहा है, वाटरवे से भी जोड़ा जा रहा है, पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो और उसके बाद हाईवेज बनाए जा रहे हैं, डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तेजी लाने की जरूरत है, ताकि हमारा जो बुनियादी ढांचा है वो उन्नत हो सके। जब हमारा बुनियादी ढांचा उन्नत होगा तो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और उसके बाद जो हमारा परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमें क्या करना चाहिए, स्पीड अप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, बुनियादी ढांचे की योजनाओं में या परियोजनाओं में तेजी लाना, बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में तेजी लाना। दूसरा कदम क्या उठाया जाना चाहिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें और तेजी लाई जाए। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, देखिए, अब जैसे कोई भी नई इंडस्ट्री लगनी है, कोई नया उद्योग लगना है, तो उस समय क्या है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल और इन्वायरमेंट क्लियरेंस, ये दो चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब सरकार की अनुमति और हालांकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार ने ज्यादातर क्षेत्रों से
ज्यादातर उद्योगों से लाइसेंस और परमिशन या अप्रूवल वाला जो प्रोसेस है उसको हटा दिया है। लेकिन फिर भी कई क्षेत्र हैं ऐसे जहां पर जो है ना लाइसेंस और परमिशन की जरूरत है। फिर उसके बाद क्या है कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए आपको लैंड या भूमि तो चाहिए ही चाहिए। तो अब भूमि अधिग्रहण भी एक समस्या है। अगर मान लीजिए कि अगर वो कहीं वन क्षेत्र में पड़ रहा है या कहीं इंटीरियर क्षेत्र में पड़ रहा है तो वहां पर इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी लेना बहुत जरूरी है। तो जो गवर्नमेंट अप्रूवल, सरकार की अनुमति और इन्वायरमेंट क्लियरेंस, जो पर्यावरण का जो क्लियरेंस है, पर्यावरण का जिसको आप कहेंगे मंजूरी, तो पर्यावरण मंजूरी और सरकार की अनुमति से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की जरूरत है। तो जब ये, इससे क्या है कि शुरुआती चरण में ही अगर देरी होगी तो इससे क्या है हमारा प्रोजेक्ट डिले होगा, इंडस्ट्री देर से लगेगी, ऊपर से कोई निवेश नहीं करना चाहेगा ना आके यहाँ पर कि भाई वहां पर भारत में जाके निवेश करके क्या फायदा या इंडस्ट्री सेटअप करके क्या फायदा। वहां पर 50 झंझट हैं, इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लो, सरकार का अप्रूवल लो, फिर इसमें ही करीब 1-1.5 साल लग जाए। तो ये डिमोरलाइज करेगा विदेशी निवेशकों को भी और घरेलू निवेशकों को भी। तो इसीलिए जो हमारे सरकार की अनुमति और पर्यावरण की मंजूरी संबंधी जो भी हमारे समस्याएं हैं उनको हल किया जाना चाहिए, ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ताकि नई इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो, ठीक है, और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आगे बढ़े, वो मतलब तेजी से ग्रोथ करे। ठीक है, तो लिख लीजिए प्रॉब्लम्स pertaining to government approval एंड दूसरा क्या है इन्वायरमेंट क्लियरेंस। ठीक है, बी रिजॉल्व। ठीक है, हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिख लीजिए सरकार की अनुमति और पर्यावरणीय या पर्यावरणीय मंजूरी। ठीक है, अब ऐसे बना दीजिए संबंधी समस्याओं को दूर करना। ठीक है, इससे भी हमारा जो प्रोत्साहन आधारित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है उसमें सुधार होगा। ठीक है, लिख लिया आपने। अब उसके बाद चौथा क्या है, तो चौथा ये है कि हमने समस्याओं में देखा था पीएलआई स्कीम के साथ क्या समस्या है कि जो इसके पैरामीटर्स हैं, इसके जो मापदंड है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, तो उनको सरल करने की जरूरत है। क्योंकि अगर ज्यादातर कंपनियां पीएलआई स्कीम का अगर लाभ नहीं ले पाएंगी तो इस स्कीम का मतलब क्या रह गया। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इसके दायरे में कवर हों और ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का फायदा मिले, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिले। तो इसके लिए इसके जो जटिल मापदंड है उनको सरल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है ये कॉस्ट कटिंग करता है, ये हमारे उत्पाद की कॉस्ट को, लागत को कंपनसेट कर देता है। इससे क्या है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर हमारा 10 रुपए की चीज है तो अगर हमें पीएलआई प्रोत्साहन मिला है, अगर फाइनेंशियल, अगर मान लीजिए मैं पेन बनाता हूं और ये पेन 10 रुपए का है और अगर मुझे मेरी कंपनी को पीएलआई के तहत जो है ना इंसेंटिव मिला हुआ है तो मैं इसको अंतरराष्ट्रीय बाजार में 9 रुपए का बेच सकता हूं, क्योंकि 1 रुपए का तो मुझे सरकार की तरफ से मिल गया है ना, तो यहां मेरा सामान अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता होगा। दूसरा, अगर ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इसमें जो है ना पीएलआई का फायदा उठाएंगी तो जो विदेशी निवेशक हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो भी भारत में आके उत्पादन करेंगी। ठीक है, अब वो भी भारत में उत्पादन करेंगी तो पहला तो भारत में उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, दूसरा यह है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में तकनीकी लेकर आएंगी और साथ ही साथ जो एडवांस मशीनरीज हैं वो भी लेकर आएंगी। तो तकनीकी और एडवांस मशीनरी आने से हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की मितव्ययताएं वाली स्थिति बनेगी। तो हमारा जो 10 रुपए का अब जैसे मैं 100 पेन बना रहा था, अब तकनीकी और एडवांस मशीनरी आ गई
तो उससे क्या है, मैं 100 पेन की जगह अब मैं 500 पेन बनाने लगा। तो अब जब मेरे पेनों की संख्या बढ़ गई, मेरे प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ गई, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट, एक पेन पर जो मेरी लागत आ रही है वो कम हो जाएगी। मैंने आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की मितव्ययिता में बताया है कि अगर उत्पादन की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए, उत्पादन की मात्रा आप बढ़ा दीजिए, तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर खाने वाला एक बंदा है, अगर उसके लिए आप खाना बना रहे हैं तो वो खाने की थाली महंगी पड़ेगी, और अगर 100 बंदों के लिए आप खाना बना रहे हैं तो प्रत्येक बंदे के लिए या हर थाली की कीमत जो है ना थोड़ी कम पड़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनको सरल किया जाए, जिससे कि हमारा जो है, हमारे जो निवेश है, विदेशी निवेश ज्यादा से ज्यादा है, हमारा सामान सस्ता हो और हमारे सामान की क्वालिटी भी अच्छी हो, क्योंकि तकनीकी और एडवांस मशीनरी से पेन की क्वालिटी भी तो अच्छी हो जाएगी ना। तो इसके जो जटिल पैरामीटर्स हैं उनको सरल करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर है, नंबर 4। तो कौन सा चौथा नंबर क्या सुधार करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स बी सिंप्लीफाइड। ठीक है, जटिल मापदंडों को सरल किया जाना चाहिए, जटिल मापदंडों को सरल किया जाना चाहिए। ठीक है, जटिल मापदंडों को सरल किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद अगला सुधार क्या किया जा सकता है, फिर हमने पढ़ा था कि केवल बड़ी कंपनियां ही इसमें हैं। तो बड़ी कंपनियां तो वो ज्यादातर उनका प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑटोमेटिक तरीके से हो रही है, तो वहां पर तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो नहीं पा रहा है। तो हमें क्या है, एमएसएमई सेक्टर को भी इंक्लूड करना चाहिए अंडर पीएलआई स्कीम, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत। जो अभी हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो इंक्लूड नहीं किया गया है, तो हमारे एमएसएमई सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे जो है ना हमारा एमएसएमई सेक्टर जो रोजगार सघन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है, उसमें जो है ना रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा, सो अलग। ठीक है, तो पांचों पॉइंट लिख लीजिए, एमएसएमई सेक्टर also be included under PLI scheme। ठीक है, as it is employment इंटेंसिव सेक्टर। ठीक है, तो हमारा जो हिंदी में लिखिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को भी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र एक रोजगार सघन क्षेत्र है। क्योंकि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र एक रोजगार सघन क्षेत्र है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये सारे स्टेप्स हैं जो पीएलआई स्कीम के तहत, पीएलआई स्कीम को इंप्रूव करने के लिए और लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से हमारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। और इस योजना को क्यों लाया गया था 2020 में, ताकि हमारा जो 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, तो उस प्रोग्राम के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं उनको और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और मजबूती दी जा सके। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये है आपका एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब क्या हुआ? कृषि वानिकी।
वनिकी का मतलब आप ये मत समझिएगा कि कोई जंगल की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर कहने का मतलब यही है कि फसलों का और पेड़ों का एक साथ कल्टीवेशन, ठीक है। आप फिगर में देख सकते हैं कि देखिए यहां पर शायद नीचे धान की फसल है, ठीक है। अब जो भी फसल हो, लेकिन ये फसल है, और इस फसल के साथ जो है ना पेड़ भी लगाए हुए हैं, और इसी के साथ पशुपालन भी साथ में जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये तीनों गतिविधियां मिलाकर जो है एग्रो फॉरेस्ट्री का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये तीनों गतिविधियां मिलकर एग्रो फॉरेस्ट्री का निर्माण करती हैं। तो कौन कौन सी गतिविधियां इसमें हो जाती हैं? नंबर एक, फार्मिंग, इसको आप कह लेंगे कृषि या खेती। एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वनिकी, हेडिंग हमारी क्या है? कृषि वनिकी, ठीक है, कृषि वनिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री। दूसरी एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग के साथ फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री या वनिकी, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? वनिकी। और इसमें क्या है? पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है, जो किसान के लिए उपयोगी हो, ठीक। और तीसरा क्या है हमारा? पशुपालन, पशुपालन भी साथ में किया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि अब जैसे हमारे गांवों में बाग लगाते हैं हम लोग, आम के बाग, तो उसके आसपास हम लोग थोड़ा बहुत चारागाह भी बना देते हैं कि जहां पर पशुओं के लिए चारा उपजाया जाता है, ठीक है। तो वो पशुपालन के भी उसमें जो है ना एक्टिविटीज वहां पर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बात मेरी समझ में आ गई। ये जो तीनों चीजें जब इनको हम मिलाकर कंबाइनली, ठीक है, मिलाकर जब हम करते हैं तो ये हमारा कहलाता है एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वनिकी। ठीक है, कृषि वनिकी। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत हमारी ये तीनों एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन इसमें जो है ना हम अगर एक चीज देखें तो भूमि का उपयोग किया जा रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें भूमि का सदुपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? ये भूमि उपयोग की प्रणाली है, ठीक है, भूमि उपयोग का एक सिस्टम है जिसमें ये तीनों एक्टिविटीज, फार्मिंग यानी खेती, फॉरेस्ट्री यानी कि वनिकी, और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, ये तीनों एक्टिविटी जो है ना की जा रही हैं। तो भूमि को मतलब बहुत ही उचित तरीके से सदुपयोग किया जा रहा है। तो भूमि उपयोग की प्रणाली है एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और जिसमें जो है ना ये तीनों एक्टिविटी शामिल होंगी, ठीक है। तो अब इसको लिख लीजिए, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? हेडिंग डाल दीजिए, एग्रो फॉरेस्ट्री इंटीग्रेटेड यूज ऑफ लैंड दैट कंबाइंस that combines farming, forestry and एनिमल रेयरिंग या एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, एनिमल रेयरिंग in a way that it maintains productivity
एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लैंड। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी में लिख लीजिए, कृषि। ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। हिंदी में लिखिए, कृषि वानिकी भूमि उपयोग प्रणाली है। ध्यान रखिएगा, भूमि के उपयोग की प्रणाली, लैंड को हम किस प्रकार यूज कर रहे हैं, तो लैंड के यूज करने का सिस्टम है कृषि वानिकी। और जिसमें जो है ना ये तीनों एक्टिविटीज होती हैं, फार्मिंग यानी खेती, एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल रेयरिंग यानी कि पशुपालन, और फॉरेस्ट्री यानी कि वनिकी। और वनिकी का मतलब यहां पर जंगल से नहीं है, या वनिकी का मतलब आप जैसे हम गांवों में अपना बाग लगाते हैं, आम का बाग हो गया, अमरूद का बाग हो गया, या फिर हमें ऐसे कुछ पेड़ लगाएं कि जिनसे हमें टिम्बर मिले, शीशम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, या जड़ी बूटियों का कोई पेड़ पौधे हम लगाते हैं, तो इनका कल्टीवेशन। ठीक है, तो इन तीनों एक्टिविटीज को भूमि पर, एक ही भूमि पर एक साथ किया जा रहा है। तो ये भूमि उपयोग की प्रणाली है कृषि वानिकी। ठीक है, तो कृषि वानिकी भूमि उपयोग की प्रणाली है जिसके अंतर्गत खेती, पशुपालन एवं वनिकी को इस प्रकार मिलाकर किया जाता है, जिससे भूमि की उत्पादकता एवं सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता, उत्पादकता एवं स्थिरता बनी रहे। इसे हम क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री। क्लियर। अब देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री के कितने प्रकार होते हैं, इसको समझने से पहले हम एक शब्द समझ लेते हैं, सिल्वीकल्चर। ठीक है, अब सिल्वीकल्चर एक शब्द है, उसको समझ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं जंगल विज्ञान। क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वनिकी के जो प्रकार हैं उसमें सिल्वी शब्द का यूज किया गया है। तो सिल्वी शब्द का मैंने मीनिंग काफी ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं, लेकिन सिल्वी कल्चर को जब मैंने कंबाइनली देखा तो हिंदी में उसका अर्थ मिला जंगल विज्ञान। तो हम सिल्वी कल्चर क्या होता है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो नोट डाल के इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, नोट। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए, सिल्वी कल्चर। ठीक है, सिल्वी को SILVI, सिल्वी कल्चर, और हिंदी में लिखिए जंगल विज्ञान। ठीक है, जंगल विज्ञान। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए आर्ट या साइंस, साइंस ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड्स इंक्लूडिंग एफॉरेस्टेशन। ठीक है, यानी कि
वनीकरण, वनीकरण मतलब कि जंगलों को लगाना या वन को लगाना, तो वनीकरण सहित, तो पहली एक्टिविटी क्या हो गई, वनीकरण। ठीक है, अच्छा हिंदी में पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं। ठीक है, तो हिंदी में लिखिए, वनीकरण, वन, वनों, और तीसरा लिखिए वन भूमियों, भूमियों, और इस तरीके से एक ब्रैकेट लगा दीजिए, के प्रबंधन की कला, या लिख दीजिए का विज्ञान, का विज्ञान क्या कहलाता है, जंगल विज्ञान या सिल्वीकल्चर कहलाता है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई, वनीकरण, वनों या वन भूमियों के प्रबंधन की कला, ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा सिल्वीकल्चर कहलाता है। ये आपको इसलिए मैंने पढ़ाया कि अभी जो हम एग्रो फॉरेस्ट्री के टाइप पढ़ाएंगे तो सिल्वी शब्द, जहां भी आपको सिल्वी या सिल्वो शब्द जहां भी आपको मिल जाए तो आपको ये तुरंत अपने दिमाग में लेकर आ जाना है कि यहां पर जंगल या वन की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये चीज आपने नोट कर ली। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिल्वीकल्चर का। चलिए अब चलते हैं, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री के टाइप्स हिंदी में डाल दीजिए, एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी के प्रकार। तो पहला प्रकार क्या है, एग्री सिल्वी कल्चर। देखिए, ये कृषि वानिकी को लेकर 2014 में नीति बनाई गई थी, और इसको लेकर एक राष्ट्रीय मिशन भी है जिसको लेकर मैंने ग्रुप में डाला था कि 300 शब्दों में एक संक्षेप नोट तैयार करिए। ये जो सिल्वी कल्चर, ये जो हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री है, ये आज नहीं तो कल इससे क्वेश्चन 110% आना है, और या फिर यही पूछ देगा कि सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। वो कह देगा कि ये कृषि से संबंधित है या कृषि वानिकी से संबंधित है, या कह देगा किसी आदिवासी की किसी क्षेत्र विशेष की आदिवासी परंपराओं से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, तो पहला क्या है, एग्री सिल्वी कल्चर, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, कृषि जंगल विज्ञान। ठीक है, अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है ना क्या है, एग्री यानी कि फार्मिंग की एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, फार्मिंग हो रहा है, प्लस सिल्वीकल्चर यानी फॉरेस्ट्री भी हो रही है। ठीक है, प्लस फॉरेस्ट्री यानी कि एग्री सिल्वीकल्चर के अंतर्गत ये दो एक्टिविटियां हो रही हैं, ये दो गतिविधियां हो रही हैं। फार्मिंग यानी कि खेती, और फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी। अब खेती में इसका यहां पर क्या होगा, फसल, जिसको आप कहते हैं क्रॉप। ठीक है, और प्लस वानिकी के तहत क्या होंगे, ट्रीज या पेड़। ठीक है, तो हमारी खेती और पेड़ ये दोनों मिलकर जो अगर काम कर रहे हैं, वहां पर पशुपालन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे एग्री सिल्वी कल्चर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा प्रकार। ठीक है, इसको ऐसे उतार लीजिए, दूसरा प्रकार क्या है, नोट कर लिया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा है सिल्वो पास्चर। सिल्वो पास्चर जिसको आप कहेंगे जंगल या वन चारागाह। पास्चर मतलब चारागाह। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो है फॉरेस्ट्री हो रही है। ठीक है, यानी कि वनिकी,
और प्लस पाश्चर। ठीक है, यानी कि हमारा चारागाह, तो जंगल और चारागाह मिलकर का यहां पर हैं। ठीक है, अब जंगलों में तो यहां पर तो आ जाएंगे यहां पर ट्रीज, ट्रीज यानी कि पेड़। ठीक है, और पाश्चर में क्या आ जाएंगे? अब ये चारागाह किसके लिए होगा? चारागाह पशुओं के लिए होगा, हाँ या ना? तो यहां पर लिख दीजिए प्लस एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे पशुपालन। तो पशुपालन और वनिकी ये दोनों काम साथ किए जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे सिल्वो पाश्चर। पशुपालन और वनिकी यानी कि वृक्ष लगाना, अगर ये दोनों काम साथ हो रहे हैं तो हम इसको कहेंगे सिल्वो पाश्चर। अब इसको लिख लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्या है? तीसरा प्रकार क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री का? तो तीसरा प्रकार है एग्रो सिल्वो पाश्चर। ठीक है, इसको लिख दीजिए कृषि जंगल या वन चारागाह। ठीक है, कृषि जंगल चारागाह। अब इसमें कौन सी एक्टिविटी होंगी? तो इसमें एक तो एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग हो रही है, प्लस क्या हो रहा है? प्लस आपका फॉरेस्ट्री भी हो रही है, क्योंकि सिल्वो शब्द आ गया है। फॉरेस्ट्री यानी कि वन की, यानी पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो खेती हो रही है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, प्लस चारागाह भी है, पाश्चर। तो चारागाह भी है, तो यहां पर ये लिख देंगे फॉरेस्ट्री प्लस एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? क्रॉप भी है, ठीक है, प्लस आपका ट्रीज भी हैं, पेड़ भी हैं, और प्लस आपका एनिमल हस्बेंड्री भी है, यानी कि पशुपालन भी है। तो यहां पर आपका हो जाएगा फसल प्लस पेड़ प्लस जानवर या पशु। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एग्रो सिल्वो पाश्चर। इसमें तीनों गतिविधियां होती हैं, खेती भी हो रही है, पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, और पशुपालन भी हो रहे हैं। तो एक ही भूमि के टुकड़े पर तीनों गतिविधियां हो रही हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, एक बार ऊपर से देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रकार एग्रो फॉरेस्ट्री का है एग्री सिल्वीकल्चर। ठीक है, कृषि जंगल विज्ञान। तो इसमें भूमि के एक टुकड़े पर खेती भी हो रही है और पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यह कहलाता है कृषि जंगल विज्ञान या एग्री सिल्वीकल्चर। दूसरा हमारा है सिल्वो पाश्चर। अब सिल्वो पाश्चर में जो हमारा भूमि का एक जो टुकड़ा है, जो लैंड है, उस पर जो है ना पेड़ भी लगाए जा रहे हैं और पशुपालन भी किया जा रहा है। तो पेड़ और पशुपालन मिलके, अगर कहीं पर किसी भूमि के टुकड़े पर पेड़ लगाए गए हैं और पशुपालन वहां किया जा रहा है, तो वो कहलाएगा आपका सिल्वो पाश्चर। फिर अगर खेती और पेड़ लगाना और पशुपालन, ये तीनों गतिविधियां अगर किसी भूमि के टुकड़े पर हो रही हैं, तो ये हमारा कहलाएगा एग्रो सिल्वो पाश्चर। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा चौथा प्रकार और लास्ट प्रकार है एग्रो फॉरेस्ट्री का, वो है हमारा होम गार्डन। ठीक है, जिसको आप कह दीजिए घरेलू बगीचा। अब घरेलू बगीचे में आपका जो है ना सब्जियां भी लगी रहती हैं, कुछ फल के जैसे अनार का या अमरूद के पेड़ पौधे भी लगे होते हैं, तो वो चाहो तो आप इसमें लिख लेना। ठीक है, तो ये आपके चार प्रकार हो गए, ये आपके चार प्रकार हो गए एग्रो फॉरेस्ट्री के। ठीक है, और सिल्वीकल्चर क्या है समझ में आ गया कि जंगल यानी कि वनीकरण, जंगल और जंगल की भूमियों का प्रबंधन करने की जो कला है या जो विज्ञान है, वो हमारा कहलाता है सिल्वीकल्चर। और सिल्वी शब्द या सिल्वो शब्द कहीं भी आ जाए
तो आपको ये दिमाग में तुरंत बैठा लेना है कि यहां पर जंगल या वन की बात हो रही है। एग्रो फॉरेस्ट्री में जंगल का मतलब है पेड़ लगाना, और वो कौन से पेड़ हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो बेनिफिट्स, लाभ क्या है? बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, हेडिंग डाल दीजिए, कृषि वनिकी के लाभ। बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वनिकी के लाभ। ठीक है, अब तो इसके जो लाभ हैं हम उसको 3 सेक्शन में डालेंगे। ठीक है, पहला होगा इन्वायरमेंटल, ठीक है, यानी पर्यावरणीय लाभ। दूसरा होगा इकोनॉमिकल या आर्थिक लाभ, या इकोनॉमिक भी लिख सकते हैं आप, इसको इकोनॉमिक ही लिख दो आप। ठीक है, आर्थिक लाभ। और तीसरा होगा सोशल, यानी सामाजिक लाभ। तो ये कौन सा? पर्यावरणीय लाभ, पर्यावरणीय लाभ, आर्थिक लाभ, और उसके बाद सामाजिक लाभ, सामाजिक लाभ। ठीक है, तो कृषि वानिकी के ये लाभ हमें देखना है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल या पर्यावरणीय लाभ क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह लिख दीजिए, इन्वायरमेंटल या पर्यावरणीय। ठीक है, अब इसमें 4 लाभ हैं। ठीक, तो पहला लाभ रिड्यूस सॉइल इरोजन, रिड्यूसेस इरोजन। हिंदी में लिखिए, पर्यावरणीय लाभ कौन सा है? मृदा अपरदन को कम करता है, मृदा अपरदन, अपरदन को कम करता है, कृषि वन की कम करती है, कृषि वन की मृदा अपरदन को कम करती है, रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। दूसरा लाभ क्या है? इंक्रीजेज कार्बन सिंक। अब देखिए मृदा अपरदन को कैसे कम कर रहे हैं? जब हम वहां पर पेड़ लगाते हैं तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। ठीक है, तो बारिश वगैरह के समय जब वहां पर तेज बहाव आता है या पानी तेजी से बहता है, ठीक है, तो उस समय क्या है कि मिट्टी की जड़ें, वो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती हैं। तो इससे क्या है, मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता। उस कटाव को ही हम क्या कहते हैं? अपरदन। ठीक है, या सॉइल इरोजन। तो वो सॉइल इरोजन नहीं होता। तो इससे क्या है कि जो पोषक तत्व हैं वो बचे रहते हैं, क्योंकि अगर सॉइल इरोजन हुआ, मृदा अपरदन हुआ, तो वहां की जो उपजाऊ भूमि है वो बहकर कहीं और चली जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो पेड़ों के लगने से, कृषि वानिकी से जो है ना, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, और इससे क्या है, सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन नहीं होता है। दूसरा क्या है? इंक्रीजेस कार्बन सिंक। ठीक है, कार्बन के अवशोषण को बढ़ाती है। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, कार्बन सिंक यानी कि कार्बन का डूबना वहां पर। अब हमारे पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन चल रही है, तो पर्यावरण में जो कार्बन है उसको कौन लेगा? जो हमारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो वो पेड़ पौधे ही जो है ना उससे को लेकर अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन को लेकर। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा वन आच्छादित क्षेत्र होगा, फॉरेस्ट कवर एरिया होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज्यादा से ज्यादा वो कार्बन को अवशोषित करेंगे। तो इससे क्या है कि हम ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उससे हम निपटने में थोड़ा हम सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या है, कार्बन सिंक यानी कार्बन के अवशोषण को हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री बढ़ाता है।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद फिर तीसरा हमारा क्या करता है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो जल को संरक्षित करता है और प्लस जैव विविधता को भी संरक्षित करता है। क्योंकि जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो पेड़ पौधे इतने आसपास जब लगने के बाद तो वहां पर चिड़ियों को घोंसला बनाने के लिए जगह मिल जाती है, पशुओं को वहां पर छाया मिलती है, ठीक है। फिर फलों से और फूलों से पशु आकर्षित होते हैं, पक्षी आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर जो हैबिटेट है, जो बायोडायवर्सिटी है, वो वहां पर जो है ना मेंटेन रहती है, कंजर्व होती है, संरक्षित होती है, ठीक है। तो कृषि वानिकी से क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ, क्या है, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इन्वायरमेंटल जो हमारा पर्यावरणीय जो लाभ हैं वो कौन कौन से हैं? अब जल संरक्षण कैसे, कि पेड़ों की जड़ें जो है ना वो जल को अवशोषित करती हैं, ठीक है। तो इससे क्या जल संरक्षण भी होता है। ऊपर से जो पेड़ जो होते हैं, जो वन होते हैं, वो पानी के बहाव को धीमा करते हैं। अगर तेजी से पानी बह के निकल जाएगा तो वहां पर पानी अवशोषित ही कहां हुआ, लेकिन वन उस बहाव को धीमा करते हैं, पानी को रोकते हैं, जिससे क्या है कि उस क्षेत्र में पानी जो है ना जमीन में अवशोषित होता है, तो इसका कंजर्वेशन, संरक्षण हो जाता है जल का। क्या मेरी बात समझ में आई? और उसके बाद चौथा लाभ क्या है, पर्यावरणीय लाभ? चौथा लाभ है मेंटेन्स, ठीक है। जो हमारा कृषि वानिकी है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, वो प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लैंड, ठीक है। तो हिंदी में शायद मैंने नहीं लिखवाया, तो हिंदी में लिखिए, ठीक है। पर्यावरणीय लाभ में जल एवं, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख लेंगे, जल, ठीक है, जैव विविधता, और इस ऐसे निशान बना के का संरक्षण करती है, ठीक है। कृषि वानिकी जल एवं जैव विविधता का संरक्षण करती है, ऐसे लिखिए हिंदी में दिख रहा है ना। अब उसके बाद यहां पर लिखिए मेंटेन्स प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो इसको लिखेंगे, ऊपर लिख लिया ना, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलिए, अब उसके बाद इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, मेंटेन्स प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो भूमि की उत्पादकता एवं स्थिरता को बनाए रखती है। कौन? कृषि वानिकी, ठीक है। तो हिंदी में हो गया ना, तो ये हो गया आपका हाँ। अब ये लाभ है, तो ये आपके पर्यावरणीय लाभ हो गए कृषि वानिकी के। आपको दिखाई दे रहा है? चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब उसके बाद हम देखेंगे कि कृषि वानिकी के अब आर्थिक लाभ क्या हैं। तो आर्थिक लाभ देख लीजिए, ठीक है। अब यहां फिर से इसमें जो है ना बीच में डाल दीजिए आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक, आर्थिक। तो कृषि वानिकी के आर्थिक लाभ क्या हैं? पहला है डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेस, ठीक है। हिंदी में लिखिए विविध आय, पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। विविध आय स्रोत। दूसरा लाभ क्या है? विविध उसके बाद इंक्रीजेज फार्म इनकम। और तीसरा लाभ क्या है? तीसरा लाभ है, इसको हिंदी में लिखिए, कृषि आय को बढ़ाती है। कृषि वानिकी कृषि आय को बढ़ाती है, ठीक है। और तीसरा लिखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम मार्केट रिस्क, ठीक है। बाजार जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है। कृषि वानिकी बाजार जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। अब ये पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। जस्ट 3 सेकंड दे रहा हूं, 1 2 3, ठीक है। अब चलिए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब आप पेड़ भी लगा रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं और उसके बाद आप खेती भी कर रहे हैं, तो आपके कई सारे आय के स्रोत हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि पेड़ों से आपको लकड़ी मिलेगी या फल फूल मिलेंगे, आप उनसे भी इनकम करेंगे। फिर उसके बाद खेती से जो आपकी फसल होगी उससे भी आप इनकम करेंगे। पशुपालन से जो आपका जो पशुओं का दूध या पशुओं से अन्य जो प्रोडक्ट उत्पाद हमें मिलते हैं, तो आप उनका भी व्यवसाय करेंगे। तो इस तरीके से आपके जो आय के स्रोत जो है ना वो बढ़ जाएंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है? फार्म इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि कृषि आय बढ़ जाएगी। अब सवाल ये उठता, कृषि आय कैसे बढ़ जाएगी? तो भाई देखिए, जब वहां पर भूमि की उत्पादकता बनी रहेगी और जो है वहां पर जल संरक्षण होगा, तो यानी कि पानी की कमी नहीं है फसल को, और फसल जो भूमि है उसकी उत्पादकता भी बरकरार है। प्लस पशुपालन से पशुओं का जो वेस्ट होता है, जो गोबर होता है, वो हमारी भूमि को और उपजाऊ बनाता है। प्लस जो खेतों से पत्ते गिरते हैं या लकड़ियां गिरती हैं, तो वो सब सड़ के जो है ना वहां की जो मिट्टी को और उपजाऊ बनाती हैं। तो इससे क्या है कि मिट्टी की प्रोडक्टिविटी बनी रहती, तो उत्पादन क्या होगा? सामान्य भूमि की तुलना में उत्पादन ज्यादा होगा। तो इससे क्या है, आपकी जो फार्म इनकम है, कृषि आय बढ़ती है। अच्छा, दूसरा एक चीज और है, कृषि के अंतर्गत एग्रीकल्चर प्लस एलाइड एक्टिविटीज ऐसे कहा जाता है, कृषि एवं संबंधित गतिविधियां। तो संबंधित गतिविधियों में तो आपका पशुपालन भी तो है, और वृक्ष कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज भी तो है, वृक्षों की खेती। तो इस तरीके से आपका जो खेती से जो आय है वो बढ़ेगी। उसके बाद क्या है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क से सुरक्षा प्रदान करती है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मार्केट रिस्क होता क्या है, या बाजार जोखिम क्या होता है, ठीक है। तो बाजार जोखिम क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशंस
इन प्राइसेस। ठीक है, कीमतों में हिंदी में लिखिए, इसको नोट करके मार्केट प्राइस करके एक साइड में कहीं पेज है, पेज में ऐसे ऐसे करके, अगर हिंदी में है तो इसके अंदर अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे पेज में बना के, ठीक है, ऐसे बना के साइड में आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या लिखना है आपको, हिंदी में क्या लिखना है, कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से वित्तीय नुकसान की संभावना बाजार जोखिम कहलाती है। जोखिम कहलाती है। तो अब बाजार जोखिम क्या है, अब जैसे क्या है कि अगर आप सिर्फ खेती कर रहा है किसान, तो खेती पर ही अगर निर्भर है, तो कई बार हम देखते हैं कि किसान अपना पूरा का पूरा प्याज या पूरा का पूरा टमाटर सड़क पर फेंक कर आ गया। क्यों? क्योंकि उसको कीमत नहीं मिल रही। अब उसकी लागत है 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और मान लीजिए उसको कीमत मिल रही है 2 रुपए प्रति किलो, तो ऐसे में किसान भी गुस्सा कर जो है ना, सामान, आपने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा कि किसान ने अपना सारा का सारा टमाटर वहां पर सड़क पे फेंक दिया। ठीक है, तो ये क्या, कीमतें इतनी डाउन हो गई कि उसका नुकसान हो गया। अब यहां पर सुरक्षा कैसे मिल रही है, क्योंकि यहां पर इनकम का केवल एक ही स्रोत नहीं है ना, यहां पर आप पशुपालन भी कर रहे हैं, तो पशुपालन के जरिए जो आपकी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं वो भी आप कर रहे हैं। उसके बाद आप जो है ना वनिकी या यानी कि पेड़ों के माध्यम से भी आप जो इनकम जनरेट कर सकते हैं, कि पेड़ों के फलों को बेचकर या पेड़ों की लकड़ी बेचकर, ठीक है, या अन्य कोई प्रोडक्ट है पेड़ों से, तो वो उत्पाद बेचकर भी आप अपनी आय कर सकते हैं। तो यहां पर आय के आपके कई सारे स्रोत हैं। तो कई सारे स्रोत होने की वजह से आप जो है ना बाजार जोखिमों से बचे रहते हैं। ठीक है, आपके ऊपर वित्तीय दबाव, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आ पाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गए आपके आर्थिक। ठीक, लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अब अगला क्या है, सामाजिक फायदे क्या हैं। ठीक है, अगला क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री के सामाजिक फायदे या सोशल बेनिफिट्स, सोशल या सामाजिक। ठीक है, तो सोशल बेनिफिट्स क्या हैं, पहला रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, हिंदी में लिखिए, ग्रामीण रोजगार सृजन। ग्रामीण रोजगार सृजन, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरा सामाजिक फायदा क्या है, दूसरा है आपका इंक्रीज इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये इन्वर्टेड कामा लगा है, और वोमन का फुल जो मतलब जब बहुत सारी औरतों की बात हो रही है तो वहां पर WOMEN विमन कहते हैं। ठीक है, तो विमेंस पार्टिसिपेशन, महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि। जब कार्य बढ़ेगा, एक्टिविटीज बढ़ेंगी, तो महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी, और महिलाओं की भागीदारी बढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि
आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी होगी तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हम आधी जनसंख्या को छोड़कर अगर हम ये कल्पना करें कि हम आर्थिक विकास कर ले गए हैं या हम आर्थिक विकास कर लेंगे, तो आधी जनसंख्या को छोड़कर आप कभी आर्थिक विकास नहीं कर सकते। महिलाओं को लेकर इंसान को इस चीज को समझना होगा कि वो बैकबोन है, ठीक है। उनके बिना ना आप आर्थिक विकास कर सकते हैं, ना आपका जीवन सुंदर होगा, ना आपके जीवन में सृजन होगा, ना आपके जीवन में कोई रस होगा, ठीक है। सौंदर्य, सुंदरता, सृजन, संस्कृति, संस्कार, समृद्धि, ठीक है, शालीनता, ये सारे मतलब और भी जितने भी गुण हैं तो इनको आप जोड़ के कह सकते हैं, ठीक है। तो महिलाओं की भागीदारी आर्थिक गतिविधियों में बहुत जरूरी होती है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में हम देख रहे हैं, कृषि वानिकी में हम देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हो रही है। अभी मैं पढ़ाने गया था पूर्वांचल में, तो वहां महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर इतना दोगलेपन की सोच है कई लोगों के अंदर, मतलब सभी के अंदर नहीं लेकिन कई लोगों के अंदर इतने दोगलेपन की सोच है कि मतलब बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि पढ़ाना ही नहीं चाहते बच्चों को। अब ऐसा लगता है कि उस लड़की ने आके, अगर वो कोई लड़की पैदा हुई है तो ऐसा लगता है कि उस लड़की ने आके मतलब कि एप्लीकेशन दी थी कि हमको पैदा कर लो। अरे भैया, उसने एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हमको पैदा कर लो, आपने उसे पैदा किया है। तो एक अच्छे जीवन की आधारशिला देना, एक अच्छे जीवन का बेस देना, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। पर बहुत सारे लोग वहां ये नहीं समझते हैं, तो ये देखकर तो खैर काफी दुखद है, पर कुछ कर नहीं सकते। जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, परंपराएं ये जो रूढ़िवादी चीजें हैं इनमें थोड़ा सा सुधार होने की गुंजाइश है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा क्या है, और सामाजिक क्या हो सकता है, तो फूड एंड फ्यूल सिक्योरिटी, फूड एंड फ्यूल सिक्योरिटी, तो ये भी एक फायदा है, ठीक है। तो खाद्य एवं ईंधन सुरक्षा, तो एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि कृषि वानिकी से खाद्य एवं ईंधन सुरक्षा भी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये सारे फायदे जो है एग्रो फॉरेस्ट्री से हमें हैं। ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री से हमें ये सारे फायदे हैं। कौन कौन से हैं? पर्यावरणीय फायदे हैं, फिर उसके बाद आर्थिक फायदे, और फिर हमने देखा सामाजिक फायदे। ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री के हमने प्रकार भी देख लिए। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गया। एक होमवर्क मैं देता हूं, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री मिशन करके ये जो है ना सरकार ने शुरुआत की थी, और एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी सरकार लेकर आई थी वर्ष 2014 में। तो उसके लिए आप लोग एक 300 शब्दों का एक नोट तैयार करिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका एग्रो फॉरेस्ट्री खत्म होता है और हमारा पीएलआई स्कीम भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अपना मेक इन इंडिया प्रोग्राम, और उसके बाद फिर हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, सॉरी ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, हरित अर्थव्यवस्था। तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए।